गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप करो पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज आपके लिए क्लास 10th का एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा बवाल वाला टॉपिक लेकर आया, और वो है मेंडल के नियम। बोर्ड की परीक्षा में हर साल मेंडल के नियम आ रहा है, और भैया जो मेंडल के नियम नहीं कर पाएगा समझ लेना कि वो अपना कम से कम 7 नंबर कटवा रहा है। मेंडल के नियम क्या है और कैसे लिखना है ये बताइए, ठीक है। इस तरह से आपके सवाल बनते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर यहां तक? यस मैम, लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे को क्लियर है, हर एक बच्चे को क्लियर है मेंडल के नियम। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और मेंडल के नियम को स्टार्ट करते हैं। मेंडल के नियम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा चैप्टर चल रहा आनुवांशिकी। हमने आपको बताया था कि विज्ञान की जिस शाखा में हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जाने वाले लक्षणों को पढ़ते हैं, विज्ञान की उस शाखा को आनुवांशिकी कहा जाता है। आनुवांशिकी के अंतर्गत हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। आनुवांशिकता क्या है? तो आनुवांशिकता का मतलब होता है माता पिता से लक्षण का संतान में जाना। माता पिता से लक्षण का संतान में जाना आनुवांशिकता कहलाता है। लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमने कहा माता पिता से जो लक्षण संतान में जाते हैं उसे हम आनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। माता पिता से संतान में जाने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी लक्षण कहा जाता है। आगे आनुवांशिकी जीनों का विज्ञान है, तथा इसमें यह बताया जाता है कि कैसे माता पिता का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और आनुवांशिकी शब्द यानी जेनेटिक शब्द देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो आपको याद रखना, बेटसन नाम था, ठीक है। यहां तक हमने हर एक चीज क्लियर किया। हमने बताया कि हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचना जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। एक मनुष्य की एक कोशिका के अंदर लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये गुणसूत्र दो चीज डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके बाद हमने बताया कि डीएनए के छोटे छोटे खंड जो लक्षण के लिए निर्धारित करते हैं, जो लक्षणों को निर्धारित करते जीन कहलाते हैं। जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है, यानी जो हमारे वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जीन ही वह इकाई है जो माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाता है। जीन शब्द जो है देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉनसन है। मेंडल ने अपने नियम में क्या किया था? जीन को कारक नाम दिया था। मेंडल ने कहा था कि कारक होता है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर आता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, यहां तक हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको आनुवांशिकी क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसको कहते हैं? मेंडल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज मेंडल ने आनुवांशिकता का 3 नियम दिया था। इन्होंने आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले बताया था। इन्होंने अपने ग्राफीय प्रदर्शन के द्वारा, नियमों के द्वारा किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, इन सभी चीजों को क्लियर किया। इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा गया। वहीं पर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक आनुवांशिकी का जनक हम टीएच मॉर्गन को मानते हैं। टीएच मॉर्गन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यह भी आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। यहां तक हमने आपको ये सारी चीजें समझा दी थी। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था? मटर। कौन सा? उद्यान मटर का उपयोग किया था। उद्यान मटर को हम क्या कहते हैं? पाइसम सटाइवम। याद रखना, मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। इसके बाद उद्यान मटर का साइंटिफिक नाम, उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम
क्या होता है? पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम सटाइवम होता है, ये आपको याद रखना है। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पे किया था। उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम होता है। यहां तक में आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? क्योंकि इसमें बहुत सारे विपर्यासी लक्षण है। मेंडल ने मटर के पौधों में 7 लक्षणों की खोज की और इन 7 लक्षणों में कुछ लक्षण प्रभावी थे और कुछ अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में समझा दिया था। प्रभावी लक्षण उस लक्षण को कहते हैं जो माता पिता से संतान में जाता है और दिखाई देता है। यानी देखो मम्मी का आंख का रंग काला है और पापा का ब्राउन है और मेरा काला निकल गया, यानी मम्मी का रंग क्या है? मेरे ऊपर प्रभावी है। मम्मी का काला था, मेरा भी काला है, लेकिन पापा का ब्राउन था, मेरा आंख ब्राउन नहीं है। तो जिसका लक्षण बच्चे में दिखाई देगा उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जिसका लक्षण बच्चे में नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधों में कुल 7 लक्षणों की खोज की। 7 लक्षणों में कुछ लक्षण प्रभावी तो कुछ अप्रभावी होते हैं। अब एक एक करके उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को हम क्या करने वाले? पढ़ने वाले। ठीक है, मेंडल के द्वारा खोजे गए सभी लक्षणों में कौन से लक्षण प्रभावी थे और कौन से अप्रभावी, हमको अब ये पढ़ना है। क्लियर? तैयार हो? मेंडल के 7 लक्षणों में से कौन से लक्षण प्रभावी और कौन से अप्रभावी थे? ठीक है, यस मैम। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है? एक बार बोल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके लक्षण और उसका फिर हम लिखते हैं प्रभावी और अप्रभावी। पहला आपके पास आ गया, फर्स्ट फली का रंग। पहला फली का रंग। फली का रंग आपको 2 देखने को मिलेगा, हरा और पीला। हरा प्रभावी होता है और पीला अप्रभावी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेंडल के हम लोग 7 लक्षणों को देख रहे हैं। फली का रंग, हरा और पीला। हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी। दूसरा लक्षण है फली की आकृति। फली की आकृति, फली की आकृति 2 तरीके से मिलेगी। प्रभावी होगी फूली हुई, ठीक है, यानी कुछ जनक ऐसे होंगे जिसमें फूली हुई पाई जाती है फली, तो कुछ में झुर्रीदार। ठीक है, लेकिन बच्चे का हमेशा कैसा होता है? फला हुआ, फूला हुआ आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपका है बीज का रंग। बीज का रंग, बीज का रंग 2 होता है, पीला और हरा। पीला और हरा, ठीक है, बीज का रंग पीला और हरा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा निकालते हैं। चौथा है बीज की आकृति। बीज की आकृति इसमें आता है गोल और झुर्रीदार। क्या? गोल और आपका अगला है झुर्रीदार। झुर्रीदार, ये आपका क्लियर। अगला सवाल, 5वां, बीज की आकृति के बाद 5वां है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग इसमें 2 मिलेंगे, बैगनी आपका प्रभावी है और सफेद आपका अप्रभावी है। ठीक है, कितने हो गए? 5। अब छठा है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति इसमें आएगा अच्छी आपका प्रभावी, अच्छी आपका प्रभावी और अप्रभावी में आएगा कच्छस्थ। कच्छस्थ। इसके बाद है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई इसमें आएगा लंबा और बौना। लंबा और बौना, ठीक है, ये आपका क्लियर। ये अब जाकर आपका क्लियर होगा। मटर के पौधों में कुल 7 लक्षणों की खोज हुई। 7 लक्षण, फली का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग, बीज की आकृति, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधे की लंबाई। ये मेंडल के द्वारा खोजे गए मटर के पौधे के 7 लक्षण है। फली का रंग 2 तरीके का, कुछ पौधों में हरा, कुछ पौधों में पीला, लेकिन जो बच्चा उत्पन्न होता है प्रथम पीढ़ी, उसमें सभी बच्चे हरे रंग के साथ उत्पन्न होते हैं, यानी प्रभावी लक्षण क्या होगा? हरा। इस साइड में जो लक्षण है वो प्रभावी है और इधर अप्रभावी। एक छोटे से टर्म में हम क्या करते हैं? प्रभावी और अप्रभावी को समझा देते हैं। प्रभावी लक्षण, ठीक है, जनक के वे लक्षण, जनक का वो लक्षण, जनक का वो लक्षण जो
प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। ठीक है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। जनक का वो लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, जनक का वो लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है प्रभावी लक्षण कहलाता है। अब आ जाओ दूसरा, अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण जनक का वो लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता, जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब जाकर ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये जाकर अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जीनोटाइप फिनोटाइप हमने समझा दिया था। किसी भी जब हमारा क्या हो रहा है, पीढ़ी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वैसे लक्षण जो बाहर से देखे जा सकते, बाहर से नहीं देखे जा सकते, उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के समूह को जीनोटाइप कहा जाता है। यानी किसी भी जनक या फिर किसी भी जीव का वो लक्षण जो दिखाई नहीं देता है उसका जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप ऐसे लक्षण जिनको हम बाहर से देख सकते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं। जीनोटाइप के आधार पर जीवों में जो लक्षण उभर कर बाहर आते हैं उसे फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। एकल संकर हमने कल बताया था कि जब एक ही लक्षण के दो भिन्न पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसे एकल संकर कहते हैं। यानी जब दो ऐसे जनकों के बीच क्रॉस कराया जाए जिसका केवल एक लक्षण पर ध्यान दिया जाए। यानी देखो, हमने ले लिया पौधों की लंबाई दो तरीके का मिलेगा, एक लंबा और एक बौना। यानी एक एक लक्षण, एक के पास लंबा होने का लक्षण है और एक के पास बौना। जब किसी दो जनक के बीच तब क्रॉस कराया जाए जब उसमें केवल एक लक्षण का निर्धारण करना हो तो इसे एकल संकर कहते हैं। लंबा और बौने के बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो जो पहली संतान मिलती है उसे प्रथम पीढ़ी कहते हैं और इसके सभी संतान क्या होंगे, लंबे होंगे। और जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी जनक कहते हैं और प्रथम पीढ़ी में जिस जनक का लक्षण नहीं दिखाई देगा उसे अप्रभावी जनक कहेंगे। फिनोटाइप रेशियो बाहरी गुणों के आधार पर 3:1, जीनोटिपिक रेशियो आंतरिक गुणों के आधार पर 1:2:1 ये होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसको भैया याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आया है। प्रथम पीढ़ी देखो आएगा एकल संकरण का क्या बताइए, फिनोटिपिक अनुपात तो 3:1 करोगे। देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, दोनों के बीच क्रॉस कराए तो हमको क्या मिलेगा, संकर पौधा। ये हमारी F1 पीढ़ी है। जीनोटाइप और फिनोटाइप हमेशा दूसरी पीढ़ी का निकलता है। दूसरी पीढ़ी निकालने के लिए जो पौधा प्राप्त हुआ है ना उसका उसी के साथ क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो चलो इसका क्रॉस करा देते हैं। इसमें दो युग्मक कैपिटल T स्मॉल t बनेगा, इसका भी कैपिटल T स्मॉल t, इसका क्रॉस एक बार इससे, इसका क्रॉस इससे, इसका इससे, इसका इससे। इस तरीके से हमको कुल कितने 4 पौधे मिलने वाले हैं। 4 में से एक मिलेगा शुद्ध लंबा, एक मिला संकर, एक मिला संकर, एक मिला शुद्ध बौना। यानी 4 पौधे मिले, एक मेरा शुद्ध लंबा दिखने में होगा, 2 मेरा कैसा होगा, संकर होगा। संकर मतलब अंदर से इसके पास बौनेपन का भी है गुण, और तीसरा एक बौना। ये इसका जीनोटाइप अनुपात है। जीनो का मतलब इसका जीनी संरचना, इसके जीन को देखकर क्या लग रहा उसे जीनोटाइप कहते हैं। अब फिनोटाइप अगर देखा जाए बाहर से देखने पर कौन कैसा दिखाई देगा, देखो कैपिटल T भी लंबा होगा, कैपिटल T स्मॉल t भी लंबा होगा और स्मॉल t बौना होगा। यानी 3 पौधे लंबे मिलेंगे और एक पौधा बौना मिलेगा। ये कहलाता है एक संकर संकरण। ये ग्राफ आपको बनाना होगा।
आगे बढ़ेंगे। द्विसंकर संकरण में क्या किया जाता है, किसी पौधे के दो लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाएगा। मेंडल ने द्विसंकर संकरण के लिए दो लक्षणों को लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर दिया है अध्ययन का लक्षण पौधों की लंबाई तथा फूलों का रंग। हम इसमें दो लक्षण कौन सा ले लिए, एक पौधों की लंबाई, पौधों की लंबाई दो तरीके का मिलेगा, एक लंबा एक बौना। दूसरा गुण और ले लिए फूलों का रंग। हमने कहा फूल का रंग दो तरीके का है, लाल और सफेद। ये हमने लेकर क्या किया, क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्रॉस करके बताना होगा। ये होता है द्विसंकर संकर, इसे पुनेट वर्ग कहते हैं। जब वर्ग बनाकर क्रॉस किया जाता है तो इसे पुनेट वर्ग कहा जाता है, जिसकी खोज एच.सी. पुनेट ने किया था। क्लियर। और द्विसंकर संकरण का जो बाहरी गुण होता है वो कितना होगा, 9 3 3 1। याद रखिएगा, अगर द्विसंकर संकरण यानी जब दो लक्षणों को लेकर दो जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनसे प्राप्त संतान जो दूसरी पीढ़ी है उसका फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप अनुपात 9 3 3 1 होता है। वहीं पर जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो 1 2 1, 2 4 2 और 1 2 1 होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए। याद रखना, मेंडल ने क्या किया, 3 नियम। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया, आनुवांशिकता का नियम दिया, आनुवांशिकता का नियम। लगभग 60 साल तक इन्होंने प्रयोग किया। 1856 से शुरू किया और 1863 तक इन्होंने अपना लगभग 7 वर्ष तक प्रयोग किया। और 7 वर्ष प्रयोग करने के बाद इन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम, पहला नियम कहलाएगा प्रभाविता का नियम। दूसरा आपका कहलाता है क्या, युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये आपका 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेंडल के 3 नियम, आनुवांशिकता का नियम, प्रभाविता कौन कौन सा, प्रभाविता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इन्होंने 3 नियम देने के बाद 1865, याद रखना 1863 में इन्होंने अपना प्रयोग खत्म किया। 1865 में इन्होंने अपने नियम को पत्रिका में प्रकाशित किया, अपने नियम को पत्रिका में प्रकाशित किया, पत्रिका में प्रकाशित किया। ठीक है, लेकिन इनका नियम जो है ना वो क्या, वो लोगों ने पसंद नहीं किया। और पसंद का मतलब कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ साल बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन, 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके नियम को वापस से खोजा। 3 वैज्ञानिक जिन्होंने वापस से खोजा, वो कौन कौन से थे। पहला कार्ल कॉरेंस, दूसरा शेरमार्क, तीसरा यूगो डी ब्रिज। ठीक है, इन तीनों लोगों ने क्या किया, मेंडल के नियमों का वापस से खोज। इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया था, मेंडल के नियमों का पुनर्खोज, यानी उनके नियमों को दोबारा से खोजा, नियमों का पुनर्खोज। ठीक है, और उनके तीनों नियमों को, आनुवांशिकता का नियम किसने कहा था, कार्ल कॉरेंस ने। इन्होंने कहा था कि मेंडल के द्वारा दिए गए तीनों नियम क्या है, आनुवांशिकता का नियम है, आनुवांशिकता का नियम है, आनुवांशिकता का नियम। मेंडल के नियम को आनुवांशिकता का नियम किसने कहा, कार्ल कॉरेंस ने कहा। और उनके नियम को खोजा किसने था, 3 वैज्ञानिकों ने, कार्ल कॉरेंस, शेरमार्क, यूगो डी ब्रिज। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किया 7 सालों तक, 1856 से 1863। ठीक है, 7 वर्ष तक प्रयोग करने के बाद 1865 में एक पत्रिका में अपना क्या किया, नियमों को प्रकाशित किया। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनका नियम क्या हो चुका था, विलुप्त हो चुका था, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत सालों बाद वापस से 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके नियमों को खोजा। अब इनका तीनों नियम क्या कहता है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। ठीक है, मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित
एक संकर संकरण पर आधारित है। यानी मेंडल का जो प्रथम नियम जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं, ये एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण का मतलब जब किसी जनक का केवल एक लक्षण लेकर क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, जब किसी जनक के एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, तो जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और एक अप्रभावी यानी छुपा रहता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रभाविता का नियम क्या है, तो मेंडल जी कहते हैं कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब दो अलग अलग लक्षण वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनकी संतान में, उनकी प्रथम पीढ़ी में किसी एक जनक का ही लक्षण दिखाई देता है। जिसका दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण और जिसका नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं और ये नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया जाता है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संतानों में ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संतानों में केवल एक जनक का लक्षण ही दिखाई देता है। ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संतानों में केवल एक जनक का लक्षण ही दिखाई देता है। इसे ही प्रभाव ने एक ही लक्षण का जनक क्या लिख दिए, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का संकरण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी के संतानों में केवल एक जनक का लक्षण ही दिखाई देता है। ठीक है, जिस जनक का, आगे इसको ऊपर कर दो, अगला पॉइंट लिखेंगे, जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी जनक तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, जिस जनक का लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी जनक तथा उसके लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, में केवल एक जनक का लक्षण ही दिखाई देता है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण आप दे सकते हो। उदाहरण में क्या करना, एक लंबा पौधा और दूसरा आपका एक बौना पौधा रहेगा। बौना पौधा, ये दो पौधा है। लंबा पौधा को हम क्या कहते हैं, कैपिटल टी। बौना पौधा के लिए स्मॉल टी। ठीक है, दोनों के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे, दोनों के युग्मक सेम है तो एक एक आएगा। देखो, जब दोनों सेम होगा, ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी, तो केवल एक कैपिटल टी आएगा। जब ये भी स्मॉल टी ये भी स्मॉल टी, दोनों सेम है तो एक स्मॉल टी आएगा। दोनों मिल जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा और इसको क्या कहेंगे, संकर लंबा। यानी इसमें देखो, इसमें गया जीन दोनों का है, युग्मक दोनों का है, कैपिटल टी का भी स्मॉल टी का भी, लेकिन दिखाता किसका है, केवल प्रभावी वाले का जो स्ट्रांग होगा। लंबापन स्ट्रांग था, इसीलिए जो नया पौधा बना वो सारे के सारे कैसे होंगे, लंबे होंगे। और ये पीढ़ी कौन सी कहलाएगी, F1 पीढ़ी। क्लियर।
आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा पृथक्करण का नियम, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब हम लोग F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का स्वपरागण कराते हैं तो उसके दूसरी पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसे ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मतलब समझो ध्यान से, हमने जब पहला, ठीक है, जब हमने क्या किया, लंबा और बौनेपन के बीच में क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में हमको क्या मिला, संकर लंबा, सारे के सारे क्या मिले, लंबे मिले। लेकिन जब इसी पौधे का इसी के साथ क्रॉस करा दिए, एकदम सेम टू सेम के साथ क्रॉस कराए तो हमको 4 पौधा मिला, एक लंबा, ठीक है, 2 मिला संकर लंबा और 1 मिला शुद्ध बौना। यानी हमको अलग अलग लक्षण वाले पौधों का एक निश्चित अनुपात मिला, 1:2:1। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या, हमारा दूसरा पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण का नियम क्या है, तो जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का स्वपरागण कराया जाता है। ठीक है, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का स्वपरागण कराया जाता है तो उसके F2 पीढ़ी में प्राप्त सभी संतानों में लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है। एक निश्चित अनुपात में सभी संतानों में लक्षणों का एक निश्चित अनुपात, सभी संतानों में सभी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक लक्षणों का, याद रखिएगा अभी तक में सिर्फ एक लक्षण लेकर हम क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसमें 2 लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाएगा। तो इस प्रकार के संकरण में किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। हमारा जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम कहता है कि जब किसी भी जनक का 2 लक्षण लेकर क्रॉस कराया जाता है तो उनसे प्राप्त सभी संतानों में हर एक लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होता है, संचारित होता है, जाता है। यानी एक लक्षण कभी भी किसी दूसरे लक्षण के प्रभाव को नहीं दबाता, हर एक लक्षण खुल करके बाहर हमको जनक संतति में दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और इस तरीके से हमारा तीनों नियम, मेंडल के 3 नियम थे और तीनों नियम को हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आई होप आप लोगों को मेंडल का नियम पूरा कंप्लीट हो चुका हो। मेंडल ने 3 नियम दिया था, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का पहला और दूसरा नियम याद रखना, ठीक है। मेंडल के 3 नियम थे, 3 नियम। पहला कौन सा है, प्रभाविता, पृथक्करण और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन। स्वतंत्र अपव्यूहन। अब इनमें से जो पहला और दूसरा है वो एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है, और स्वतंत्र अपव्यूहन वाला द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर
द्विसंकर संकरण पर आधारित है, संकरण पर आधारित है। ठीक है, ये आपको याद रखना, प्रभावित और पृथक। अब देखो यहाँ पर हर नियम का अपवाद मिलेगा। जब 10th में आओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, इन 3 नियम है ना, तीनों में से आपका सभी नियम का अपवाद है सिवाय पृथक्करण को छोड़कर। पृथक्करण का कोई अपवाद नहीं है, कोई भी इसको गलत साबित नहीं कर पाया, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इस तरीके से ये क्लास यहीं पर कंप्लीट। अब हम लोग क्या करने वाले, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। जैसे पहला, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, लैमार्क, डार्विन, मेंडल या खुराना। ठीक है, तो लैमार्क ने लैमार्कवाद दिया था, डार्विन ने डार्विनवाद दिया था, और खुराना जी ने क्या किया था, आपका बोल सकते हैं भ्रूण के बारे में बात किया था। लेकिन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का जनक, क्योंकि इन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया, आनुवांशिकता का 3 नियम दिया, का 3 नियम दिया। आगे की तरफ दूसरा, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिकी की इकाई किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी की यूनिट यानी जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। याद रखना, जीन कहाँ पे मिलते हैं? गुणसूत्र पर। और जिस स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें जीन लोकस कहा जाता है। ठीक है, जीन जिस स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीन लोकस कहा जाता है। ये डीएनए का एक खंड होता है जो लक्षणों का निर्धारण करने का काम करता है। अगला, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा संचारित होते हैं? तो माता पिता से गुण उसके बच्चों में, रक्त, हार्मोन, गुणसूत्र, इनमें से कोई नहीं, जवाब होगा गुणसूत्र के द्वारा। माता पिता से गुण उनकी संतानों में गुणसूत्र द्वारा संचारित होता है। अगला, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ठीक है, लड़के का निर्माण करने के लिए लिंग गुणसूत्र क्या होना चाहिए? XY। याद रखिएगा, अगर XX है तो ये आपका लड़की होगा, और अगर XXX हो जाएगा तो इसको हम लोग सुपर वुमेन बोलते हैं, यानी ऐसी महिला जो थोड़ी सी ना बाकी महिलाओं से अलग हो जाएगी। ठीक है, और जिसका एक X गायब हो जाएगा उसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम ये महिलाओं में होने वाला एक रोग है। ठीक है, ये भी सुपर वुमेन भी क्या है? एक महिलाओं में होने वाला रोग है। क्लियर? और XX यानी ये महिला का लिंग गुणसूत्र है, और XY पुरुष का लिंग गुणसूत्र है। अगला, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? ठीक है, होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरीके से पिता के लिंग गुणसूत्र XY पर डिपेंड करता है। अगर पिता का X गुणसूत्र बच्चे को मिलता है तो लड़की पैदा होगी, और अगर पिता का Y गुणसूत्र वाला युग्मक प्राप्त होता है तो लड़का होगा। यानी पूरी तरीके से ये पिता पर डिपेंड करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। अगला सवाल नेक्स्ट है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है, यानी द्वितीय जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? देखो, अगर बोलता F1 पीढ़ी, ठीक है, F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है? द्विसंकर संकरण का, यहाँ पे गायब हो चुका है, द्विसंकर संकरण कर लो, द्विसंकर संकरण क्वेश्चन में पूछ रहा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर एक संकर संकरण बोलेगा, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, तो इसका 2 चीज आपको याद रखना है। पहला, जीन वाला होता है 1:2:1, और अगर बोलता है फिनोटाइपिक, ठीक है, फिनोटाइपिक या फिर लक्षण प्रारूप लिखता है तो याद रखना 3:1। ये किसके लिए है? एक संकर संकरण के लिए। यहाँ बात किसकी हो रही है? द्विसंकर संकरण की। तो द्विसंकर संकरण का याद रखना, द्विसंकर संकरण का याद रखना क्या क्या चीज? पहला, लक्षण आपका होगा 9:3:3:1, और अगर देता है जीन तो याद रखना है 1:2:1, 2:2:4, और फिर 1:2:1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक सेकेंड, यहाँ 2-2-4 वाला एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2-2-4 वाला एक बार चेक करने की जरूरत है। देख लेते हैं कि 2-2-4 होगा कि नहीं। बीच में आई थिंक 2-2-4 नहीं होना चाहिए। आ गया कितना? 1-2-1, 2-2-4, ठीक है, और 1-2-1, ये आपका डन हो गया।
ठीक है, अगला सवाल, पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण, जो लक्षण पीढ़ी में दिखाई देते हैं उनको प्रबलता, ठीक है, प्रबलता कहा जाएगा। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना, ठीक है, किसी भी पौधे का विकास एक छोटी सी कोशिका यानी मेरे शरीर से कोशिका को निकालकर एक बड़ी सी कोशिका को बना देना, इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। एक नवजात बालिका, बालिका में कितना होगा? लड़कियों में 44 तो समझाते हैं, और उसका लिंग गुणसूत्र XX होता है, यानी 44 प्लस XX पाया जाएगा। एक सामान्य मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। और इस तरह से आपका क्लास 10th का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। हमने आनुवांशिकता क्या कर दिया? पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को आनुवांशिकता पूरी तरह से क्लियर हो। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत समस्या रहता है तो आप क्या कर सकते हो? हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपको क्लास कैसा लगा ये हमको जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी चैप्टर का वन शॉट लेकर। तो तब तक अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, जस्ट क्लासेस से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।